नमस्कार, मैं प्रियंका शर्मा गृहलक्ष्मी के फंडे पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर पूजा दीवान है, जो हाल ही में गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 में गोल्ड कैटेगरी की विनर रही हैं। डॉक्टर पूजा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको मैं आपकी जीतने की खुशी के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और जीत एक ऐसी फीलिंग है जिसे पता है कहते हैं, जो कि खुशी का आयाम है, जिसकी वजह से मैं खुशी से भरपूर और परिपूर्ण हूँ। जी, सो बता दें कि डॉक्टर पूजा एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और सिंगर के साथ ही एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आगे डॉक्टर पूजा से ही बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी लाइफ के आगे के फंडे क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया में जीतने या भाग लेने में आप कैसा महसूस कर रही हैं? जीत की खुशी कितनी है आप? जीत की खुशी की कोई सीमा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक पंछी की तरह आप हवा में उड़ रहे हैं और अपने पर फड़फड़ा रहे हैं, इस तरह से महसूस हो रहा है एक आजाद पंछी खुले गगन में उड़ते हुए और ऊपर से सारी दुनिया को देखते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। सो जीतने के बाद और ये खूबसूरती भरा ताज पहनने के बाद आपको इससे कितने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, कितनी तारीफें मिली हैं आप? एक तरफ तो कहते हैं कि अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, बट मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत इजी और बहुत हैप्पी हूँ। तारीफें तो मिली ही हैं और तारीफों के सिवा प्रोत्साहना बोलते हैं वो भी बहुत मिली है। खुशी हुई है कि लोगों ने अप्रिशिएट किया है और उससे भी ज्यादा आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है तुमने मुझे उड़ते हुए? क्यों प्रियंका बोलो? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जीत की खुशी कुछ ऐसी होती है। सो बिल्कुल। मैम आपसे आगे मैं जानना चाहूंगी कि इस प्रतियोगिता में भाग आपने क्यों लिया? क्या इसके पीछे क्या कारण रहा है? वो मुझे जानना है। कारण था ही नहीं, अचानक से ये प्रतियोगिता जैसे कि सामने से चल के एक अपॉर्चुनिटी आई हो, उस अपॉर्चुनिटी को हकीकत अपॉर्चुनिटी बनाने का श्रेय मेरे पर है कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करा कि नहीं करा। अब अगर मैं एक प्लेटफॉर्म में जाऊंगी ही नहीं तो जीत और हार तो किसी को नहीं पता होती। अभी तक जिंदगी में अलग अलग रंग अलग अलग फ्लेवर्स देखे हैं, पर वो जो रंग होता है ब्यूटी पैजेंट का, वो एक रह गया था देखना। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि उम्र की सीमा ही चली जाए और एज लिमिट कैच ऑन हो जाए, कि उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी नो पॉसिबिलिटी बन के रह जाए, चलो इसको भी आजमा लेते हैं और इसका भी फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं, इसकी खुशबू फ्रेग्रेंस सूंघ लेते हैं और इसके रंग में ढल जाते हैं। जी, एज की तो कोई सीमा नहीं होती है किसी की उम्र की, और आप जितना भी उम्र हो आपका, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। बिल्कुल नहीं आपका एज पता चल रहा है आपके चेहरे से। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी, गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 में आपका 4 दिन का जो सफर रहा है वो कैसा रहा है? 4 दिन का सफर जैसे पलक झपकते ही निकल गया हो। सफर तो सफर लगा ही नहीं, सफर करने वाला सफर नहीं था, ये एक जर्नी थी जिसमें इतने सारे लोगों से इंटरेक्शन हुई, कंपेटिटर्स कंटेस्टेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुई, कभी कंपटीशन वाली फीलिंग, नेगेटिव स्पिरिट वाली एक होड़ के हमें ये क्राउन जीतना है, किसी से ऐसे महसूस नहीं हुआ। सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दिया गया, सबके साथ सेम डीलिंग हुई, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, और सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे, सभी फैसिलिटेटरी थे। तो एक बहनें थी तो भाईचारा तो नहीं कहूंगी पर जो बहनों में प्यार होता है, जो सहेलियों में सखी के प्रति भाव होता है, प्रेम भाव, वो बहुत था। और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से हर तरह की सहूलियत थी, हर तरह की सीमलेस बाउंड्रीलेस हेल्प थी हमको अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और इतने आपके एक्साइटिंग रहा है 4 दिनों का सफर, उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए ऑफ कोर्स मिला। इस दौरान आपके थॉट प्रोसेस में भी, विचार में भी कोई परिवर्तन रहा, या फिर क्या रहा आपका थॉट प्रोसेस?
विचार में जो सबसे ज्यादा परिवर्तन आया, हमको फैशन शोज पता थे, फैशन शोज में हम दूसरे का टैलेंट शोकेस करते हैं खुद, पर ब्यूटी पैजेंट मुझे केवल ब्यूटी पैजेंट नहीं लगा, मुझे एक बहुत ही होलिस्टिक प्लेटफॉर्म लगा जहां हम अपना टैलेंट शोकेस कर रहे थे, अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना एटीट्यूड, अपना इनर सेल्फ, अपनी आउटर ब्यूटी, एक ही मुकाम पे हमको सब कुछ एग्जिबिट करना था। तो जो भ्रम हमको दिया गया था कि ब्यूटी पैजेंट्स आज केवल आउटर ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और हालांकि मूव ऑन कर चुके हैं इनर ब्यूटी तक, मुझे आउटर और इनर ब्यूटी के बियॉन्ड ये एक बिल्कुल होलिस्टिक मुकाम लगा। लोगों ने मुझसे पूछा कि इसकी तैयारी आपने कब शुरू करी? मेरे ख्याल से तो इसकी तैयारी बचपने में मेरी परवरिश, स्कूलिंग, एनवायरमेंटल कंडीशनिंग, मेरे करियर, मेरे प्रोफेशन, हर तरफ से शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई खास प्रिपरेशन नहीं करी। हाँ, इस बात पे जरूर तवज्जो दिया कि किस कैटेगरी के लिए, किस इवेंट के लिए क्या चीज हमको एक्सटर्नली पहननी है, पर जो इनर प्रेपरेशन होती है, जो पर्सनालिटी की होती है, वो तो आप लेकर ही आते हैं। और जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ वैसे ही मैं पहले इंटरेक्ट कर रही थी, तो होलिस्टिक पैजेंट है, इस बात की स्टैम्प मेरे दिलो दिमाग पे तो जरूर लग गई। जी बिल्कुल। इतने ताज पहनने के बाद, जीत के बाद, आपको आपके परिवार से या फिर आपके हस्बैंड से या फिर बच्चों से या फिर अलग तरीके से जहां से भी कैसा रिएक्शन मिला? बड़े सालों के बाद मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स जो आए हुए थे और जो फैमिली पीपल आए हुए थे वो खुश थे, क्योंकि उनको इनवाइट करा था, तो कॉन्टेस्ट में इनवाइट करा था, तो वो ग्रैंड फिनाले में थे, तो ना उनको मालूम था ना मुझको मालूम था कि ग्रैंड फिनाले में क्या अपीयरेंस होगी, कौन जीतेगा, कौन क्या प्रश्न पूछेगा, कौन क्या जवाब देगा, और लेवल दर लेवल सीविंग आउट होती गई, छटाई होती गई। साथ में मेरा बेटा भी आया हुआ था, तो जिसको कहते हैं ना कि आप अपनी मम्मी को एक एग्जाम, एक असेसमेंट को गो थ्रू करते हुए देख रहे हो, और आप पैसिवली देख रहे हो पर आप एक्टिवली लर्न कर रहे हो कि जीत भी है और हार भी है, और किसको क्या मिलेगी। तो मुझे लगा कि इन देयर आईज आई कुड स्टैंड टॉल एंड आई कुड मेक देम प्राउड। बहुत अच्छा कहा, खुद को ही खुद पे प्राउड करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और भी चीजें अचीव कर सकते हैं। इस जर्नी में सबका डॉक्टर पूजा, एक होता है कि कभी कभी लो पॉइंट भी आता है, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ रहा है कि आपका भी कोई लो पॉइंट रहा है? लो पॉइंट आया ही नहीं, लो पॉइंट आया ही नहीं, लो पॉइंट की विजन ही नहीं करी। हाई पॉइंट लेकर गए थे कि हम एक नई चीज में जा रहे हैं, हम नया एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। न को कंपेटिटर्स ने, न ऑर्गेनाइजर्स ने, न मेरे दिलो दिमाग में, न मेरे जहन में एक क्षण भी कोई लो पॉइंट आया। अगर कोई पॉइंट आया तो सिर्फ ये आया कि और नींद चाहिए मुझे थोड़ा और सोना है, क्योंकि हम हर वक्त इस एक्टिविटी में थे, और वो एक्टिविटी न केवल हमारी एड्रेनलिन लेवल्स को पंप अप कर रही थी, पर वो एक्टिविटी किसी न किसी टास्क में भी हर वक्त इन्वॉल्व थी। कि रात को 1 बजे रिहर्सल हो रही है, तो 6:30 बजे उठ के मेकअप हो रहा है, तो सोने की इच्छा थी, वो लो पॉइंट नहीं थी, वो एक यर्निंग थी कि थोड़ा सा और मिल जाए 2 घंटे सोने को तो ये तो था कि हाँ, मेहनत करनी थी, आपको प्रैक्टिस करने थे, तो इसमें थोड़ा बिजी शेड्यूल तो था ही ऑफ कोर्स। तो इस इवेंट से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, और मतलब कैसी थी एक्सपेक्टेशंस आपकी? एक्सपेक्टेशन तो देखिए, जब आप एक कंपटीशन में जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन आप अपने आप से रखते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं खरी उतरूं, दूसरों की नजरों में तो खरी उतरूं, और उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपनी नजरों में खरी उतरूं। आई शुड नॉट फेल इन माई आईज। मैंने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा कि नहीं रखा, तो किसी और की एक्सपेक्टेशन की तो मैंने परवाह ही नहीं करी। अपनी ही एक्सपेक्टेशन मेरी इतनी होती है कि मुझे उसी मुकाम को हासिल करना है और उसी में खरा उतरना। बिल्कुल सही कहा आपने कि खुद की एक्सपेक्टेशन और खुद को उस पे साबित करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और आपने किया भी है वो। पूरे प्रतियोगिता की बात करें, 4 दिन की जर्नी की बात करें, या फिर अपने पूरे लाइफ की बात करें, तो उसमें कोई टर्निंग पॉइंट आया आपके जीवन में? टर्निंग पॉइंट तो ये आया ना कि जब हम क्राउन हुए, तो पहली बार रियलाइज हुआ कि मिसेस इंडिया का महत्व है, रियल महत्व है। अब तो मिसेस इंडिया का क्राउन मिल गया, इसका ताज मिल गया, अब टर्निंग पॉइंट है।
इससे पहले टर्निंग पॉइंट नहीं था। टर्निंग पॉइंट अब है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाऊं, मैं इस ताज को कैसे जस्टिफाई करूं। मैं जो एस्पायर कर रही थी और मैं कह रही थी कि मुझे एक लार्जर प्लेटफॉर्म मिले ताकि मैं लोगों तक रीच आउट कर सकूं, मेरी आवाज आगे तक पहुंच सके, वो क्या अब मैं पहुंचा पाऊंगी? अभी तक तो ये कह रहे थे ना, प्लेटफॉर्म तो मिले, आप लोगों का साथ तो मिला ही है, गृह लक्ष्मी की टीम के साथ तो हम हैं ही, हमारे साथ वो साथ दे रहे हैं, तभी तो ये प्रोग्राम भी हो रहे हैं और हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। नाउ दैट आई हैव बीन क्राउन्ड द क्वीन मिसेस इंडिया 2022, तो अब मुझे और खरा इस कसौटी पे उतरना है कि मैं कुछ कार्य कर सकूं जो मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल, इम्प्रेशनेबल इस संसार में हो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सो इस प्रतियोगिता के आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव रहा है? मेरे जीवन पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो ये हुआ है कि मुझे अब जिंदगी भर फिट रहना है। मुझे अपनी सुंदरता को भी कायम रखना है, मुझे फिटनेस के पे भी जोर रखना है, मुझे मेरे बॉडी शेप पे भी कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि एक आपको ताज मिला है और वो 1 साल का है तो आपने बखूबी से निभा दिया, उसके बाद आप भूल गए, पर ये नहीं होता। When people look at you and when people tell you and when you share with others, they always expect कि आप evergreen रहेंगी, आप हमेशा सेल्फ मेंटेन्ड रहेंगी, आप हमेशा अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड डूअर रहेंगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप एवरग्रीन रहना चाहिए ही सबको और खुद पे ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सो एक आप अपने पर्सनल लाइफ में वर्किंग वुमन होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते तो आप सफल हैं ही। एक उसके बाद आपने ताज अपने नाम कर लिया, उसके बाद और सफल हो गई आप। तो सफलता को आप किस तरीके से देखते हैं और लोगों को इसके बारे में क्या कहेंगे? सफलता आपकी खुद की नजर में होती है। सफलता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो इनफाइनाइट है। आप आज सफल हुए हैं, कल आपके अंदर एक भूख है एक और चीज में सफल होने के लिए। तो सफलता की डेफिनेशन मेरे हिसाब से संतुष्टि है, संयम है, कि आप कब जाके खुश होंगे, कब आपको लगेगा कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ। खुशी हमेशा चाहिए, सफलता खुशी देती है। तो क्या ये एक होड़ है जो कि जिंदगी भर लगी रहेगी? इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, आप हमेशा सफल रहना चाहते हैं, पर उस सफलता में अगर आपको क्षण क्षण, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति क्षण अगर आपको संतुष्टि, कंटेंटमेंट नहीं महसूस होगी, तो ऐसी सफलता का क्या फायदा? जी बिल्कुल सही। सो इस पूरे जैसे पूजा जी, आपका जो लाइफ रहा है, लाइफ जर्नी जैसे रहा है, या फिर जो ये 4 दिन प्रतियोगिता के 4 दिन रहे हैं, या फिर ये जीत रहा है आपके लिए, तो एक लाइफ की जर्नी में आपने अपने लिए सफलता जोड़ते चले गए आप, या फिर या कहें कि वो आगे बढ़ते चले गए। तो आपकी पूरी लाइफ की जर्नी क्या रही है, हमें वो जानना है। आप पूरी लाइफ बताइए अपनी। पूरी उम्र को समेट दो, जितने सेकंड्स हैं उतने, जी जितनी साल बिल्कुल। की उम्र है उतने सेकंड में समेट देती हूँ। मेरी पैदाइश दिल्ली की है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, पुत्री हूँ। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम ईस्ट ऑफ कैलाश में पढ़ी बढ़ी, ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा मिली, मैं वाइस हेड गर्ल रही। उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में गई दिल्ली में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, सर गंगाराम मेडिकल कॉलेज, इसमें काम किया। मेरी गायनेकोलॉजी, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ मैं, उसमें स्पेशलिटी है। मैंने मेंबरशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट एट लंदन किया। उसके बाद मैं फेलो बन गई और मैं वन अमंग्स द यंगेस्ट फेलोज ऑफ द रॉयल कॉलेज रही हूँ। मैं फेलो ऑफ द इंडियन कॉलेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, फेलो ऑफ द इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ, वगैरह वगैरह। मैंने इस दौरान स्पेशलाइजेशन गायनेकोलॉजी में लैप्रोस्कोपिक की होल सर्जरी शल्यक्रिया में करी, दूरबीन से जो सर्जरी करते हैं, और साथ में मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ में स्पेशलाइज किया, अल्ट्रासाउंड्स में भी किया, खासकर गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, 3D अल्ट्रासाउंड्स में। मैं बड़े हॉस्पिटल्स में काम करती रही। पहले मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करा, जैसे ESI,
फिर आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च रेफरल, फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, नोवा आईवीएफ, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल बॉम्बे में काम करी, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम किया। कई सालों से 10-12 सालों से मैं उनके आईवीएफ यूनिट्स की डायरेक्टर, हेड, इंचार्ज, जो भी नाम वो लोग अपने इंस्टीट्यूशन में देते थे, वो लीड फेस रही। मैंने पीएचडी करी बायोटेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट और लॉ में। मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करा, मैंने मेडिकल लॉ करा, मैंने फेलोशिप्स करी, डिप्लोमास किए, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमेट, एक्रेडिटेशंस वगैरह करे वेरियस फील्ड्स में। और उसके बाद मैंने म्यूजिक में भी अपना इंटरेस्ट शुरू से बरकरार रखा। सारेगामा और के कंटेस्टेंट्स थे हम, पर क्लोजअप अंताक्षरी में हम ऑल इंडिया सेकंड आए। उसके बाद हम लोगों ने म्यूजिक को मैंने कंटिन्यू करा। उसके बाद मैंने पहला एल्बम सुमिरनी टाइम्स म्यूजिक के प्रतिष्ठित लेबल के तहत रिलीज करा इंटरनेशनली। फिर मैंने सोलोज और डुएट्स रिलीज करे, कुछ बड़े नामों के साथ भी करे, जैसे भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी के साथ। मेरा म्यूजिक चैनल है पूजा दीवान यूट्यूब पे, और मेरा एक हेल्थ चैनल भी है डॉक्टर पूजा दीवान गायनी चैट, जिसमें मैं विमेन हेल्थ शोज करती हूँ। कोरोना के टाइम में मैंने काफी काम किया और स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, म्यूजिक थेरेपी, डिजिटल टॉक्सिसिटी, इन सब पे काम किया। म्यूजिक थेरेपी पे मैंने काम किया, संगीत विशारद हूँ मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, उसमें भी काम किया। तो सोशल वर्क की फील्ड आ गई। समाज सेविका के तहत मुझे मुंबई रत्न अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गवर्नर ने दिया। स्वावलंबिका अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से मिला। हेल्थ रिकॉर्ड होल्डर हूँ इंडिया की फर्स्ट वीडियो बुक लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में, जिसमें म्यूजिक थेरेपी पे काम करने के लिए रिकॉर्ड्स मैंने कायम करे। कई सारे और अवार्ड्स, बेस्ट रिसर्चर अवार्ड, बेस्ट पेपर अवार्ड, बेस्ट इनोवेशन पेपर, और बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, और मोस्ट ट्रस्टेड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वगैरह वगैरह कई सारे अवार्ड्स मिले। और मैंने लेजेंड्स ऑफ मेडिसिन करके एक प्रोग्राम सीरीज नीति आयोग और अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ मिलके ओमनीक्यूरिस प्लेटफॉर्म पे करी, जिसमें पद्मश्री और अबव के रिसिपिएंट डॉक्टर्स की मैंने लाइफ जर्नी इंटरव्यूज करी। मैंने लीडर्स ऑफ मेडिसिन के ऊपर भी इंटरव्यूज करी। शी करके स्ट्रॉन्गर हेल्दियर एवरीडे प्रोग्राम ओमनीक्यूरिस जियो टीवी पर इंग्लिश हेल्थ प्रोग्राम वगैरह किए। रेडियो पर मैं करती रही। आपके हेल्थ शोज गृहलक्ष्मी के प्लेटफॉर्म पे भी मैंने कई सारे किए। तो इस तरह तमाम काम किया। आज मैं एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जो दिल्ली की गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनकी आउटरीच कमेटी की एग्जीक्यूटिव पब्लिक हेल्थ कोऑर्डिनेटर हूँ। नार्ची, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ऑफ इंडिया है, उसकी भी आउटरीच कमेटी मेंबर हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण पत्रकार समिति, उसमें भी मेंबर हूँ। इंटरनेशनल सिटीजन्स नेटवर्क, उसमें भी मैं प्रेस की तरह सीनियर एसोसिएट एडिटर हूँ। यूथ फॉर नेशन में मैं नेशनल सेक्रेटरी एंड कल्चरल सेल एंड स्पोक्स पर्सन हूँ। तो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ओहदे संभाले हुए हैं। आपको बताना चाहूंगी कि मेरी पैजेंट की जर्नी मिसेस इंडिया कलिंगा सुंदरी से हुई, और उसके बाद आपके शो में ब्यूटी पैजेंट में मुझे सबटाइटल क्राउन मिसेस टनर इंडिया का मिला गृहलक्ष्मी के थ्रू, और फिर गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया मुझे आपकी तरफ से दिया गया। तो ये एक होलिस्टिक जर्नी रही, जहाँ म्यूजिक भी है, मेडिसिन है, सोशल वर्क है, नोबिलिटी है, म्यूजिक थेरेपी है, अब ब्यूटी पैजेंट है, और मैं मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर तो रही हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, किसी चीज को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। कहते हैं टू दोज इन प्रोफेशंस एंड टू दोज इन पैशंस एंड टू दोज इन मेनी। तो आपकी तो इतनी सारी अचीवमेंट्स है, मैं बहुत प्यार से सुन रही थी आपको, तो आपने इतनी खत्म ही नहीं हो रही थी, इतनी सारी अचीवमेंट्स है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे आपसे बात करना कि आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स है, आपने हमें बताई। तो मैम, इससे सबसे हटके कुछ ऐसे, मतलब इतने अचीवमेंट्स के साथ आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस रह गई है लाइफ में, या फिर कोई महत्वाकांक्षा या आकांक्षा कोई ऐसी रह गई है कि नहीं अभी तो और ये भी करना है? क्योंकि पहले आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स अपने नाम कर लिया है। महत्वाकांक्षा है, आशाएं अपने से हैं, आकांक्षाएं
और उम्मीदें ऊपर वाले से भी हैं, और सर्वोपरि जो इच्छा है वो ये है कि मैं कुछ ऐसा इस जिंदगी में करके जाऊं कि मेरे कदमों निशान कम से कम कुछ पल के लिए, कम से कम कुछ लोगों के लिए कुछ तो ऐसा छोड़ जाए कि मैंने कुछ किया। मैं जानती हूँ कि इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में किसी की याददाश्त ज्यादा नहीं है। आज जो इतने बड़े बड़े कार्य भी करके लोग गए हैं, पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन, राजा महाराजा, वो भी एक सेंटेंस की कहानी है। पर मेरा ये मानना है कि पहले वो कहानी तो बना, और कुछ अच्छा करोगे तभी तो कोई आपको याद करेगा। जी, बहुत खूबसूरत कहा आपने। एक ब्यूटी का भी आपने खिताब अपने नाम किया है, तो मैं आपसे आगे यही जानना चाहती हूँ कि इस प्रतियोगिता में आपके लिए ये क्या मायने रखा, ये प्रतियोगिता, ये सिर्फ ब्यूटी तक सीमित रहा या फिर आपके लिए और भी कुछ रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक लर्निंग जर्नी रही, एक ऐसी जर्नी जिसपे मैं पहले जिस पथ में पहले कभी चली नहीं थी, एक ऐसी राह जो कभी मेरे ख्वाब में नहीं थी, कभी मेरे विश लिस्ट में नहीं थी। तो उस राह पे चल के मुझे सीख मिली कि ये भी एक दुनिया है जो आम लोगों की दुनिया है। आम लोग ही जाते हैं इन पैजेंट्स में, बाद में बड़े बड़े नाम बन जाते हैं, हमें लगता है कि आसमान में वो तारे हैं, पर ये रियल लोग हैं और ये रियलिटी है। जी। और ये रियलिटी हमारे जैसे लोगों के लिए भी हो सकती है, जैसे कि आज आप मेरे साथ रूबरू हैं और इसी रियलिटी के तहत मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही हम आगे बात करते रहेंगे और आपके बारे में बहुत सारी जानकारी अभी हमें और लेनी है। मैम, आगे मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इसमें भाग लेने के लिए आपको क्या लगा कि ये जिस मंच पे आपने पार्टिसिपेट किया है वो एक अच्छा मंच है आपके लिए? कितना सही साबित हुआ ये, और कितना मतलब एंजॉय किया आपने? एक होता है कि एक सही नाम के साथ जुड़ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि घर घर का नाम है गृह लक्ष्मी। हमारे बचपने से लेके हम अपने दादी नानी से भी पूछे तो गृह लक्ष्मी का नाम लेते ही सबको मालूम है कि ये एक ब्रांड ही नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये होती है कि हम एक पैजेंट के लिए जा रहे हैं। पैजेंट उस क्षण आपके साथ कैसे ट्रीट करता है, आप उस क्षण क्या कर रहे हैं उस पैजेंट में, और उससे ज्यादा जरूरी है कि जब आपने वो मुकाम अचीव कर लिया, आप वो पैजेंट होल्डर हो गए, तो अब वो पैजेंट आपको कहाँ लेकर जा रहा है, आपको वो क्या दिशा दिखा रहा है। और एक होता है हमने पैजेंट जीत लिया तो किस्सा खत्म, किस्सा तो उसके आगे शुरू होता। वो जर्नी गृह लक्ष्मी के साथ ही करनी है, और गृह लक्ष्मी के लोग ही हमको बताते हैं कि हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज को इनकैश कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम रिस्पॉन्सिबल टास्क कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इस मंच को प्रोपोगेट कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम खुद कहाँ डिलीवर और परफॉर्म कर सकते हैं। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मेरे साथ हुई है। जी, बिल्कुल। इस प्रतियोगिता के बाद आप व्यक्तिगत तौर पे भी कोई बदलाव आया है आप में इस इवेंट के बाद? व्यक्तिगत तौर पे कोई बदलाव नहीं आया है। अगर कार्यशैली बोलो तो कार्य बढ़ गए हैं जी। बिजी और हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अगर व्यक्तिगत तौर पे कोई चीज आई तो इतना ही आया है कि एक तरफ कहते हैं ना, ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को साया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इतना घमंड नहीं करो, जमीन से जुड़े रहो। और जैसे जैसे दूसरी तरफ कहते हैं कि जैसे जैसे फल लगते हैं पेड़ झुकता है। जी, ये जरूरी है सीख लेना। यही अगर कोई बदलाव आया है तो व्यक्तिगत तौर पे यही आया है कि लोग तो जो कहेंगे सो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर आप अपने अंदर वो बदलाव लाइए कि आप लोगों के बीच रहें, लोगों से उसी प्रेम भाव से डील करें। और अगर कुछ शोर मचे तो कहते हैं ना, कान में दो छेद हैं, जानने दीजिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
मैम वैसे तो आपने बताया है कि आप में वैसे व्यक्तिगत तौर पे बहुत खूबसूरती से आपने बताया कोई बदलाव नहीं है, और अच्छा सा आपने एक मुहावरा भी बता के हमें बताया कि कैसे इंसान को अपने जमीन से जुड़े रहना चाहिए। ये बदलाव नहीं आया, लेकिन क्या आपके स्टाइल में या फिर पोजिंग में कोई बदलाव आया है पहले से? जब हम आए थे तो जब जी। मुझे बोला कि डेमोन्स्ट्रेट करो कि कैसे करते हैं कैटवॉक, तो मैं चली। तो मुझे बोला आप इधर आइए। कहा हाँ जी। आप डॉक्टर हैं? मैंने कहा हाँ जी। तभी आप ऐसे कर रहे हैं। तो कभी रैंप पे वॉक नहीं करा था, कभी फैशन शो नहीं करी थी, कभी आईने के सामने खड़े होके भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह चलूंगी या मैं इस तरह पोज करूंगी। तो रियल लाइफ में तो आज भी वैसे ही हैं जैसे हैं, पर कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो आप अगर कोई मॉडलिंग असाइनमेंट देंगे तो देखिए ना कहाँ कहाँ से हम पोज करेंगे। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा करेंगे, हमें बिल्कुल विश्वास है ये। इस प्रतियोगिता के बाद ऐसा कुछ हमें कभी हमेशा लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं, आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ की जर्नी में देखा है, तो ऐसा कुछ लगा कि आपने कुछ नया चीज डिस्कवर किया या खोजा है खुद में? मैंने अपने अंदर फिर से खुशी खोजी है। जब मैं प्रतियोगिता को जीती तो मुझे खुशी हुई, और मुझे बरसों बाद अपने किसी कार्य पे गर्व भी महसूस हुआ। बस। जी। अब प्रतियोगिता से हटके हम आपके जीवन की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप अगर खुद को एक ग्रह लक्ष्मी मानती हैं तो कैसी ग्रह लक्ष्मी हैं आप, और खुद को एक शब्द में कहा जाए तो कैसी ग्रह लक्ष्मी बोलेंगी? मैं तो हमेशा से कहती रही कि मैं मल्टीटास्कर हूँ, और अब लोग कहते हैं आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं, तो दोनों ही मल्टी हैं। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगी? मैं ऐसे कहूंगी कि गृहलक्ष्मी वो हर महिला है जो कोशिश करती है कि उसकी डिग्निटी इंटैक्ट रहे, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेफगार्ड करती है, जो जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाती है, लोगों के दबाव में नहीं आती है, फिर भी कोशिश ये करती है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, संतुष्ट रहे, घर परिवार को संभाले और दूसरों के प्रति दया भाव दृष्टि रखे। जी मैम, आपने बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कहा आपने। जैसे आपने कहा कि मल्टीटास्कर हैं आप, तो क्या वर्क प्लेस पर भी इसी तरह का आपका रहता है, रोल प्ले करती हैं आप, या कोई और रोल भी है जो आपके साथ जुड़ जाते हैं? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गायनाकोलॉजी में एडमिशन ली मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज इरविन अस्पताल में, तो हम तो सोचे थे कि हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, तो हम तो डॉक्टर हैं, फला नर्स है, फला वार्ड बॉय है, फला जूनियर असिस्टेंट है। पर पहले दिन ही जब इमरजेंसी में मरीज को खुद ही ठेले से उठाकर स्ट्रेचर पे डालना पड़ा, और उसको फिर दौड़ा के धक्का मार के ओटी तक ले जाना पड़ा, और सारा काम खुद करना पड़ा, और फिर ऑपरेशन में भी हमें ही असिस्ट करना पड़ा, तब उसी वक्त मुझे रियलाइज हो गया था कि आप जो भी टास्क करेंगे वो टास्क सिर्फ ये आप डॉक्टर हैं ऐसा नहीं होता है। जैसे घर में आप सब कुछ करते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो तब मैंने घर आके बोला मम्मी मैं तो डॉक्टर बनने की जगह मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर बन गई। तो उसी वक्त मैंने रियलाइज कर लिया था कि हर वक्त हर रोल में आपको मल्टीटास्क करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ वर्क हो, घर हो या जैसे भी। यदि मेरा काम घर में साफ सफाई रखना है, तो वो साफ सफाई रखने में भी जो 10 कार्य जुड़े हुए हैं वो सारे ही मैं करूंगी, और अगर नहीं भी करूंगी तो उस पर मेरी निगरानी होनी चाहिए। और इसी सबको कहते हैं मल्टी प्रॉम्प्ट मल्टी टास्कर अप्रोच। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये इतने सारे रोल प्ले करते हुए या फिर काम भी करते हुए, घर को भी देखते हुए, टाइम मैनेजमेंट का फंडा क्या है आपके? मतलब टाइम कैसे मैनेज करती हैं आप? टाइम तो देखिए एक ऐसी सुई है जिसके पीछे सभी दौड़ते रहते हैं, ऐसे से रेस अगेंस्ट जी टाइम। बिल्कुल। मैंने जब ये खिताब जीता तो मुझे किसी ने बड़े प्यार से आके बोला मैडम आपके लिए एक ऐसा देश ढूंढना पड़ेगा जिस देश में एक दिन में 24 नहीं 48 घंटे हो।
जी टाइम तो देखिए एक ऐसी चीज है जो मैनेज करना पड़ता है, चाहे आप तेज रफ्तार से काम करें, चाहे आप कामों को प्रायोरिटाइज करें, चाहे आप कामों की लिस्ट को नियंत्रित कर दें, नियमित कर दें, फिर भी समय की कमी, समय का अकाल तो रहता ही है। और वर्क, लाइफ, प्रोफेशन, होम, सबके बीच में बैलेंस करना पड़ता है। वो बैलेंस चाहे आप बैलेंसिंग एक्ट में स्ट्रगल के साथ करो, चाहे बिना स्ट्रगल के करो, समय की कमी तो सभी को। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि समय तो सबके लिए थोड़ा कम ही पड़ जाता है, और जितना आपको समय मिलता है उसी में आपको अपना मैनेज करके चलना पड़ता है। सो डॉक्टर पूजा, आगे मैं जानना चाहूंगी कि आप एक डॉक्टर हैं, एक गृह लक्ष्मी हैं, इसके अलावा भी अपनी लाइफ में कौन कौन से, अगर रिश्तों में कहूँ तो कौन कौन से रोल प्ले करती हैं आप? रिश्तों में जैसे कि हर महिला माँ होती है, बेटी होती है, जी बहन होती है, गृह लक्ष्मी होती है, बाहरी रोल भी प्ले करती है, बहन होती है, सखी होती है, कुलीग होती है, गायिका भी हूँ, डॉक्टर जी हूँ, समाज सेविका हूँ, और अब तो ब्यूटी पैजेंट होल्डर भी हूँ। सभी जी रोल प्ले बिल्कुल। कर रही हूँ। इसके सिवा मैं एडजंक्ट प्रोफेसर हूँ, तो एकेडमिशियन, टीचर, शिक्षिका, इसका रोल, रिसर्च करती हूँ, रिसर्चर का रोल, ये सारे ही रोल, सारे ही किरदार मैं निभाती हूँ। अब ये मैं बखूबी निभाती हूँ या टाइम मैनेजमेंट करके स्ट्रगल करके निभाती हूँ, ये तो खुदा ही जानता है, पर अपनी तरफ से पूरी चेष्टा रहती है कि जो कार्य करूं उसको अपने मन की संतुष्टि से और दूसरे की नजर में पूर्ण करूं। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत कहा आपने। तो इन सब के साथ, इतने सारे रोल प्ले करने के साथ, आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज देखने के लिए मिलता है आपको? देखिए, पर्सनालिटी जो होती है वो वैसी ही रहती है, पर जब आप रोल प्ले करते हैं तो जी हर रोल में हमेशा आप जो किरदार निभा रहे हैं, आपको खुद की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। अब अगर आप घर में बैठे हैं तो आप ज्यादा कोमल भाव की होती हैं जब आप माँ का रोल प्ले करती हैं। जब आप मैनेजमेंट कर रही होती हैं तो शायद थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस, फर्मनेस आ जाती है। जब आप गायिका का रोल प्ले करती हैं तो उसमें भाव आ जाते हैं। जब आप शिक्षिका का रोल प्ले करती हैं तो शायद उसमें द्रोणाचार्य का रूप आ जाता होगा। जी तो हर एक किरदार में एक स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव आता है, पर क्या ये कॉन्शियसली जानबूझ के किया जा रहा है, ये तो कतई ही नहीं है। ये अपने आप ही आ जाता है आपकी डीलिंग से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो इतने सारे रोल प्ले करने के बाद, पर्सनालिटी एक जैसे रखने के बाद, आप अपने लिए मी टाइम कैसे निकालती हैं? उस मी टाइम में क्या करती हैं? जैसे आप सिंगर हैं, तो और भी आप इतने सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो अपने लिए मी टाइम कैसे निकालती हैं और उसमें क्या करती हैं, वो जानना है। प्रियंका, मी टाइम, ये प्रश्न मुझसे पहले भी पूछा गया था, तो तब मैं कहती थी कि मैं मी टाइम ऐसे निकालती हूँ, वैसे निकालती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि सारा टाइम ही मी टाइम है। सारा समय तो चीजों में, कार्यों में चला जाता है। अगर आपको जो कार्य आप कर रही हैं उसमें रुचि नहीं है तो आप न करिए। आपको मी टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं आप उसी में रस बस जाइए, तभी तो समय निकाल पाऊंगी। हाँ, अंतर्मन विकसित करने के लिए, अपने अंदर देखने के लिए, अपने आप मेडिटेट करने के लिए, अपने को रीप्लान करने के लिए, अपने को संतुष्टि के बैरोमीटर पे तोलने के लिए आपको कुछ समय अलग तो निकालना ही पड़ता है, पर वो हर जी रोज बिल्कुल जरूरत नहीं होती। पर बाकी सारे टाइम जो मी टाइम को एलोकेट करते हैं लोग, मेरा तो वो सारा मेरे हॉबीज, प्रोफेशन, पैशन का जो मिश्रण है ना, उसी में निकल जाता है। जी बिल्कुल, आप जैसे भी बिताती है अपना मी टाइम, बहुत अच्छे से बिताती हैं, और सारा टाइम ही आपका मी टाइम होता है, तो उसका क्या ही कहने। सो इसके अलावा डॉक्टर पूजा, आप एक डॉक्टर के साथ होने के साथ ही, तो आपके किचन की तरफ आपका रुख कैसा है? किचन में आपको क्या बनाना पसंद है, क्या खिलाना पसंद है? आप कैसे टाइम अपना
फंडा आपका क्या है किचन का, और कैसे टाइम स्पेंड करती है आप किचन में? देखिए, किचन का सबसे बड़ा फंडा ये है कि रसोई घर जो होता है वो स्वच्छ जी पावन होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, वो कहते जी हैं ना कि रसोई घर एक ऐसी जगह है जहाँ चूल्हा हमेशा आपका चलते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा गैस पे कुछ पका रहे हैं पर कहने का मतलब ये है कि वो एक सेंटर ऑफ द हाउस होता है। लोग होंगे तो आपका चूल्हा जी जलेगा, खुशी होगी तो चूल्हा जलेगा, भूख होगी तो चूल्हा जलेगा। तो ये जो खुशी मिलती है सबके सामने, उनके लिए खाना परोसना, जी उनको संतुष्ट करना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहती हूँ। चाहे वो घर का सामान मंगाना है, चाहे वो पकवान बनाना है, चाहे वो मेहमान को बुलाना है, चाहे घर के लोगों के लिए खाना परोसना है। और जहां तक किचन का सवाल पर से है या किसी डिश का सवाल पर से है, तो जो भी खाना सिंपल हो बनाने में, सरल हो, जी जिसको पकाने में ज्यादा समय ना लगे, जिसमें उसके न्यूट्रिशन जो है, आहार जो है वो बरकरार रहे, वो ही खाना मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। ये बिल्कुल सही है। अच्छा है कि हाँ, सादा खाना खाना चाहिए और सबको प्यार से खिलाना भी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर पूजा, ब्यूटी और फिटनेस के लेकर आपका क्या फंडा है? जो ब्यूटी और फिटनेस को लेकर आप कितनी सीरियस रहती हैं या फिर कितना एफर्ट करती हैं? कहते हैं 1/3 जिंदगी आपकी बचपने में निकल गई, 1/3 जवानी में निकल गई मिडिल एज तक, और 1/3 आपकी एज अ वुमन पोस्ट मेनोपॉज निकल जाए। फिटनेस तो आपको थ्रू आउट मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि फिटनेस बॉडी शेप नहीं होती, फिगर नहीं होती। फिटनेस आपका स्टेमिना है, आपकी एजिलिटी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी मूवमेंट है। जी और अगर आप फिटनेस के लिए कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बोन डेंसिटी, आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, आप बुढ़ापे में भी सीधे खड़ी हो पाएंगे। तो ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए फिटनेस ये मेरा फंडा नहीं है। फिटनेस फिटनेस के लिए आपको करना है ताकि आप आगे के सालों में भी बिल्कुल ठीक चलें और आप दूसरों पर निर्भर न रहें। हाँ, क्योंकि अब ब्यूटी का ताज पहन लिया है, तो ब्यूटी के लिए ब्यूटी रेजीम करना, अच्छे से सोना, हेल्दी डाइट खाना और एक्सरसाइज फिटनेस मेंटेन करना एक मैंडेटरी चीज हो गई है। बट फिटनेस हर एक इंसान को अपने लिए, अपने आप के लिए, उसके लिए गिफ्ट है। कहते हैं कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाल के फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए हेल्थ का फिक्स डिपॉजिट है, आपकी हेल्थ की सेविंग्स अकाउंट है, तो जरूर करें। जी जी बिल्कुल सही कहा। चलिए, अब ब्यूटी और फिटनेस से हम चलते हैं फैशन की तरफ। तो फैशन को आप कैसे देखती हैं और फैशन को लेकर आपके क्या फंडास हैं? फैशन तो देखिए आम दिन बदलता रहेगा। फैशन इंडस्ट्री है ही इसलिए ताकि कुछ नया आए, बोरियत ना हो और लोग नया नया पहने, और इंडस्ट्री भी चलती रहे, गारमेंट सेगमेंट भी चलता रहे। पर मेरी नजर में फैशन वो है जो आप पहन के निभा सके, कॉन्फिडेंट फील कर सके, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करे और आपको एवरग्रीन लुक दे, वो मेरे लिए फैशन है। जी बिल्कुल, अच्छी सोच है आपकी और बहुत ही प्यार से आपने बताया इस चीज को। पूजा जी, आप अब सब चीजें छोड़कर आप भविष्य की तरफ चलते हैं, तो आपके खुद के भविष्य के प्लान्स क्या है? आप कहाँ देखती हैं खुद को भविष्य में? भविष्य का प्लान तो बनाया नहीं, पर इतना कह सकती हूँ कि आज से 5 साल आगे मैं अपने आप को ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, ज्यादा समझदार, वाइजर और शायद दिल से और यंग हो जाऊंगी। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि दिल से यंग होना बहुत जरूरी है। जी। अब इन सब से अलग हटके आपसे जानना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण को आप कैसे बढ़ावा देती हैं या फिर कैसे, इसके बारे में क्या सोचती हैं? मेरे हिसाब से हर महिला ही सशक्त है। सशक्त वो तब है जब वो जान ले कि वो सक्षम है। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने पर ही आप एम्पावर्ड है। अब ऐसी महिलाएं भी हैं जो घर का पूरा देखभाल करती हैं, परिवार का ध्यान रखती हैं, वो भी एम्पावर्ड है। एम्पावरमेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि आप
अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखें, आप लोगों के दबाव में न आए, जरूरत पड़ने पर आपकी आवाज सुनी जाए, आपकी बात का महत्व हो। हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मदर्स डे ये सब मनाते हैं और हम कहते हैं कि ये सशक्तिकरण की तरफ आवाज है। मैं ये नहीं कहती कि मैं फेमिनिस्ट हूँ और मैं उसका झंडा लेके खड़ी हूँ, पर मैं ये मानती हूँ कि अगर आप आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट नहीं है, अगर आप मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इस स्वतंत्र देश में भी आप स्वच्छंद नहीं हो सकती और स्वावलंबी नहीं हो सकती। सबसे पहले वो जो दिमाग के अंदर जाले हैं कि मैं महिला हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं हमेशा दूसरे से दबी रहूंगी, और सिर्फ मैं जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, आर्थिक रूप से जब मैं अपने आप पर निर्भर होंगी, सिर्फ तब मेरा वजूद है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, इस सब चीज को रियलाइज कराने के लिए बेहतर रहेगा कि आप पढ़ें लिखें, अगर न भी पढ़ लिख सकें तो ऐसे कार्य करें कि आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकें। जी, ये मेरा मानना है सशक्तिकरण। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि और एक बात और इंडिपेंडेंट होना कहना चाहूंगी कि एक महिला होते हुए आप जी क्या सीख दे रही हैं अपने बच्चों को, बेटी को आप क्या बता रही हैं कि आपका अस्तित्व क्या है, आप कमजोर हैं या आप बुलंद हैं, या आपकी क्या एग्जिस्टेंस है, ये इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने बेटे को भी ये समझाएं कि किसी महिला की तरफ क्या नजरिया रखना है। ये भी एक सशक्तिकरण का स्वरूप है कि आप में इतना दम हो कि आप अपने ही बेटे से न झुके न रुके। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम कभी भी महिलाओं की बात करते हैं तो हम महिलाओं तक सीमित रह जाते हैं, अपने घर में अपने बच्चों की बात नहीं करते हैं कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए या फिर क्या बोलना चाहिए, खासकर अपने बेटों को क्या शिक्षा देनी चाहिए। तो आपने बहुत खूबसूरत कहा कि हमें बेटा हो या बेटी हो, सबको इस चीज के बारे में जरूर बताना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए। पूजा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। सबसे लास्ट में मैं आपसे चाहूंगी कि हमारे गृह लक्ष्मी के दर्शकों के लिए आप एक कोई प्यारा सा मैसेज दे दें। आशाएं रखिए, आकांक्षाएं जो हैं उसको पहाड़ियों की चोटियों के बराबर बुलंद और ऊंचा रखें, ख्वाब देखिए, और अगर ख्वाब देखते हैं तो जब आपके पास मौका आए तो उन ख्वाबों से घबराइए नहीं, उनको पूरा करने की हिम्मत रखिए, वो नजरिया रखिए। ख्वाब देखना बहुत जरूरी है, रोशन दिमाग ही ख्वाब देख सकता है। तो जैसे मैंने ख्वाब देखे और मैं और भी ख्वाब देखती हूँ, आपके भी ख्वाब पूरे होंगे, पर आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। बस इतना ही कहना जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेहनत, हर चीज के लिए मेहनत जरूरी है। पूजा जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपके बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए इस शो पे प्रियंका जी, और सभी गृह लक्ष्मियों को मुझसे मिलवाने के लिए। और गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 की ब्यूटी पैजेंट विनर और मिसेस टनर इंडिया गृह लक्ष्मी के खिताब के साथ मैं आज आप सबके रूबरू हूँ, खुश हूँ और खुशियां बांटना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार।